विषय हिंदी, कक्षा 7, अध्याय 5, प्रेरणा। मेरी कक्षा में सूर्य प्रकाश से उद्यमी कोई लड़का न था, बल्कि यूँ कहो कि अध्यापन कार्य के 10 वर्षों में मुझे ऐसी विषम प्रकृति के शिष्य से सामना न पड़ा था। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि 10 साल के अध्यापन मतलब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे आज तक ऐसा उद्यमी बच्चा कहीं नहीं मिला। कपट क्रीड़ा में उसकी जान बसती थी। अध्यापकों को बनाने और चिढ़ाने, उद्योगी बालकों को छेड़ने और रुलाने में ही उसे आनंद आता था। मतलब उसको किस में आनंद आता था? अध्यापकों को परेशान करने। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता, ऐसे ऐसे फंदे डालता, ऐसे ऐसे मंसूबे बांधता कि देखकर आश्चर्य होता था। गिरोहबंदी में अभ्यस्त था। उसने खुदाई फौजदारों की एक फौज बना ली थी। मतलब अपने जैसे बच्चों को इकट्ठा कर लिया था उसने, और उसके आतंक से साला मतलब पाठशाला, विद्यालय पर शासन करता था। मतलब अपने जैसे बच्चों को इकट्ठा करके सबको डरा धमका के परेशान करके अपना आधिपत्य जमा रखा था उसने। मुख्य अधिष्ठाता की आज्ञा टल जाए, मगर क्या मजाल कि कोई उसके हुक्म की अवज्ञा कर सके। मतलब जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनकी जो आज्ञा होती थी उसे कोई टाल सकता था, लेकिन उसकी आज्ञा को कोई भी टाल नहीं सकता था। स्कूल के चपरासी और अर्दली उससे थर थर काँपते थे। इंस्पेक्टर का मुआयना होने वाला था। मुख्य अधिष्ठाता ने हुक्म दिया कि लड़के निर्दिष्ट समय से आधा घंटा पहले आ जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा था कि आधा घंटा पहले आ जाएं बच्चे, मगर 10 बज गए। इंस्पेक्टर साहब आकर बैठ गए और मदरसे में एक लड़का भी नहीं आया। 11 बजे सब छात्र इस तरह निकल पड़े जैसे पिंजड़ा खोल दिया हो। मतलब 10 बजे से पहले आना था, लेकिन वो लोग कितने बजे आए? 11 बजे। इंस्पेक्टर साहब ने कैफियत में लिखा, डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। मतलब उन्होंने वो लिख के चले गए कि यहाँ कोई भी अनुशासन नहीं है। प्रिंसिपल साहब की किरकिरी हुई, अध्यापक बदनाम हुए, और यह सारी शरारत सूर्य प्रकाश की थी। जो उद्यमी बच्चा था उसी की थी ये सारी शरारत। मगर बहुत पूछताछ करने पर किसी ने सूर्य प्रकाश का नाम तक नहीं लिया। मुझे अपनी संचालन विधि पर गर्व था। ट्रेनिंग कॉलेज में इस विषय में मैंने ख्याति प्राप्त की थी, मगर यहाँ मेरा सारा संचालन कौशल मोर्चा खा गया था। मतलब मैं यहाँ विफल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को मैं कैसे संभालूं। कुछ अक्ल ही काम नहीं करती कि शैतान को कैसे मार्ग पर लाएं। कई बार अध्यापकों की बैठक हुई, पर यह गिरह न खुली। मतलब कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। सभी ने बैठ के काफ़ी मीटिंगें की, सोचा भी क्या हो, इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, लेकिन कोई भी उसका हल नहीं निकला। नई शिक्षा विधि के अनुसार मैं दंड नीति का पक्षपाती न था। मतलब मैं नहीं चाहता था कि उसे दंड दिया जाए, मगर हम यहाँ इस नीति से केवल विरक्त थे कि कहीं उपचार रोग से भी असाध्य न हो जाए। सूर्य प्रकाश को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया। मतलब जब कुछ लोग बैठे, हम लोग सभी, तो हमने सोचा कि इसे निकाल देते हैं, पर इसे अपनी अयोग्यता का प्रमाण समझकर हम इस नीति का व्यवहार करने का साहस न कर सके। मतलब हमें ये लगा कि इसमें तो हमारी बदनामी है कि हम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। 20-22 अनुभवी और शिक्षण शास्त्र के आचार्य एक 12-13 साल के उद्दंड बालक का सुधार न कर सके।
मतलब इतने सारे अध्यापक थे और एक बच्चे को नहीं सुधार पा रहे थे। यह विचार बहुत ही निराशाजनक था। यह तो सारा स्कूल उससे त्राही त्राही करता था, मगर सबसे ज़्यादा संकट में मैं था, क्योंकि वह मेरी कक्षा का छात्र था। अब लेखक कह रहे हैं मैं संकट में क्यों था, क्योंकि वो मेरी ही क्लास का बच्चा था और उसकी शरारतों का कुफल मुझे भोगना पड़ता था। कुफल मतलब जो फल मिलता है, जो परेशानी होती है, क्योंकि सभी उनसे ही कहते थे कि आपकी क्लास का छात्र है। मैं स्कूल आता तो हरदम यही खटका लगा रहता था कि देखें आज क्या विपत्ति आती है। एक दिन मैंने अपनी मेज़ की दराज खोली तो उसमें से एक बड़ा सा मेंढक निकल पड़ा। मैं चौंक कर पीछे हटा तो क्लास में एक शोर मच गया। उसकी ओर सरोष नेत्रों से देखकर रह गया, मतलब गुस्से से देखकर। लेखक बता रहे हैं कि मैं उसकी तरफ गुस्से से देखकर रह गया। सारा घंटा उपदेश में बीत गया और वह पट्टा सिर झुकाए नीचे मुस्करा रहा था। मतलब वो इतना बेशर्म था कि उसने सिर झुका रखा था और मुस्करा रहा था। मुझे आश्चर्य होता था कि यह नीचे की कक्षाओं में कैसे पास हुआ। एक दिन मैंने गुस्से से कहा, तुम इस कक्षा से उम्र भर नहीं पास हो सकते। अब लेखक ने गुस्से में उससे कह दिया कि तुम पास नहीं हो पाओगे। सूर्य प्रकाश ने अविचलित भाव से कहा, आप मेरे पास होने की चिंता ना करें, मैं हमेशा पास हुआ हूँ और अब भी हो जाऊँगा। असंभव, लेखक कहते हैं यह असंभव है, असंभव संभव हो जाएगा। फिर सूर्य प्रकाश कहता है जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। मैं साहसचर्य उसका मुँह देखने लगा। जहीन से जहीन लड़का भी अपनी सफलता का दावा इतने निर्विवाद रूप से न कर सकता था। मैंने सोचा वह प्रश्न पत्र उड़ा लेता होगा। मैंने प्रतिज्ञा की अब की इसकी एक चाल भी न चलने दूंगा। देखूं कितने दिन तक इस कक्षा में पड़ा रहता है। आप घबरा कर निकल जाएगा। अब जो लेखक है वो कहते हैं हो सकता है ये प्रश्न पत्र उड़ा लेता हो, लेकिन अब के मैं इसकी एक भी चाल चलने नहीं दूंगा। वार्षिक परीक्षा के अवसर पर मैंने असाधारण देखभाल से काम लिया। मतलब जो वर्ष की होने वाली परीक्षाएं होती हैं, तो लेखक कह रहा है मैंने बहुत देखभाल की। मगर जब सूर्य प्रकाश का उत्तर पत्र देखा तो मेरे विस्मय की सीमा न रही। मतलब मैं अचंभित हो गया जब मैंने उत्तर पत्र देखा, जिसमें कॉपी में लिखे जाते हैं ना प्रश्नों के उत्तर, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। मेरे 2 पर्चे थे, दोनों में ही उसके नंबर कक्षा में सबसे अधिक थे। मुझे खूब मालूम था कि वह मेरे किसी पर्चे का कोई प्रश्न हल नहीं कर सकता। मैं इसे सिद्ध कर सकता था, मगर उसके उत्तर पत्रों को क्या करता। लिपि में इतना भेद न था जो कोई संदेह उत्पन्न कर सकता। मैंने प्रिंसिपल से कहा तो वह भी चकरा गए, मगर उन्हें भी जानबूझकर मक्खी निगलनी पड़ी। मैं कदाचित स्वभाव से ही निराशावादी हूँ। अन्य अध्यापकों को मैं सूर्य प्रकाश के विषय में जरा भी चिंतित न पाता था। मानो ऐसे लड़कों का स्कूल में आना कोई नई बात नहीं, मगर मेरे लिए वह एक विकट समस्या थी। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि और अध्यापकों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। अगर यही ढंग रहे तो एक दिन वह या तो जेल में होगा या पागल खाने में। उसी साल मेरा तबादला हो गया। अब लेखक बता रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तबादला मतलब ट्रांसफ़र। यद्यपि यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल थी, प्रिंसिपल और अध्यापकों से मैत्री हो गई थी, मगर मैं अपने तबादले से खुश हुआ, क्योंकि सूर्य प्रकाश मेरे मार्ग का कांटा न रहेगा। लड़कों ने मुझे विदाई की दावत दी और सबके सब स्टेशन तक पहुंचाने आए। उस वक्त सभी लड़कों की आंखों में आंसू भरे हुए थे।
मैं भी अपने आंसुओं को न रोक पाया। सहसा मेरी निगाह सूर्य प्रकाश पर पड़ी, जो सबसे पीछे लज्जित खड़ा था। मतलब जो बच्चा सूर्य प्रकाश था वो भी लेखक को छोड़ने आया था स्टेशन पर। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखें भी भीगी थीं। मेरा जी बार बार चाहता था कि चलते चलते उससे 2-4 बात कर लूं। शायद वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर न मैंने पहले बातें की न उसने। हालांकि मुझे बहुत दिनों तक इसका खेद रहा। मतलब इस बात का लेखक को दुख रहा कि उन्होंने उससे बात नहीं की। उसकी झिझक तो क्षमा योग्य थी, पर मेरा अवरोध अक्षम्य था। संभव था उस करुणा और ग्लानि की दशा में मेरी 2-4 निष्कपट बातें उसके दिल पर असर कर जाती, मगर इन्हीं खोए हुए अवसरों का नाम तो जीवन है। गाड़ी मंद गति से चली। लड़के कई कदम उसके साथ दौड़े। खिड़की से बाहर सिर निकाले खड़ा था। कुछ देर तक मुझे उनके हिलते हुए रूमाल नजर आए। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ा था और मुझे दूर से बच्चों के रूमाल दिखाई दे रहे थे हिलते हुए। फिर वे रेखाएं आकाश में विलीन हो गईं, मगर एक अल्पकाय मूर्ति अब भी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। एक दिन मैं अपनी कक्षा को पढ़ा रहा था कि पाठशाला के पास एक मोटर आकर रुकी और उसमें से जिले के डिप्टी कमिश्नर उतर पड़े। मैं उस समय केवल एक कुर्ता और धोती पहने हुए था। अब लेखक बता रहे हैं कि जब मैं कुछ पढ़ा रहा था तो वहाँ क्या था, जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो उतरे आ रखे थे और मैं कैसे वेश में था, मैंने सिर्फ एक कुर्ता धोती पहन रखी थी। इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए शर्म आ रही थी। डिप्टी कमिश्नर मेरे समीप आए तो मैंने झेंपते हुए हाथ बढ़ाया, मगर वह मुझसे हाथ मिलाने के बदले मेरे पैरों की ओर झुके और उन पर सिर रख दिया। मैं कुछ ऐसा सिटपटा गया कि मेरे मुँह से एक शब्द भी न निकला। अब बता रहे हैं लेखक कि मैंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, उन्होंने क्या किया कि अपना सिर मेरे पैरों में रख दिया। मैं अंग्रेजी अच्छी लिखता हूँ, दर्शन शास्त्र का भी आचार्य हूँ, व्याख्यान भी अच्छे दे लेता हूँ, मगर इन गुणों में एक भी श्रद्धा के योग्य नहीं। श्रद्धा तो ज्ञानियों और साधुओं के ही अधिकार की वस्तु है। अब लेखक सोच रहे हैं ये मेरे पैरों में क्यों झुका। ठीक है, मैं अच्छा लिखने वाला अंग्रेजी लिखता हूँ, दर्शन शास्त्र भी, लेकिन मैं इतना भी योग्य नहीं कि कोई मेरे पैरों में झुके। अगर मैं ब्राह्मण होता तो एक बात थी। फिर वो सोच रहे हैं अगर मैं ब्राह्मण होता और कोई मेरे पैर छूता तो कोई बात नहीं थी। हालांकि एक सिविलियन का किसी ब्राह्मण के पैरों पर सिर रखना भी अति चिंतनीय है। मैं अभी इसी विस्मय में पड़ा हुआ था कि डिप्टी कमिश्नर ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। अब वो क्या बोले कि लग रहा है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इतना सुनते ही मेरे स्मृति नेत्र खुल गए। बोला, आपका नाम सूर्य प्रकाश तो नहीं है? जो लेखक थे वो कहते हैं कि आप सूर्य प्रकाश तो नहीं है? जी हाँ, मैं आपका वही अभागा शिष्य हूँ। 12-13 वर्ष हो गए। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, अध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं, पर लड़के उन्हें हमेशा याद करते हैं। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हो सकता है जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो भूल जाएं, लेकिन बच्चे नहीं भूल पाते अपने अध्यापकों को। मैंने उसी विनोद के भाव से कहा, तुम मेरे जैसे लड़कों को भूलना असंभव है। सूर्य प्रकाश ने विनीत स्वर से कहा, उन्हीं अपराधों को क्षमा कराने के लिए सेवा में आया हूँ। मैं सदैव आपकी खबर लेता रहता था। जब आप इंग्लैंड गए तो मैंने आपके लिए कई बार बधाई पत्र लिखा, पर उसे भेज न सका। जब आप प्रिंसिपल हुए मैं इंग्लैंड जाने को तैयार था। वहाँ भी पत्रिकाओं में आपके लेख पढ़ता रहता था। जब लौटा तो मालूम हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया और कहीं देहात में चले गए। इस जिले में आए मुझे 1 वर्ष से अधिक हुआ।
इसका जरा भी अनुमान न था कि आप यहाँ एकांत सेवा कर रहे हैं। इस उजाड़ गांव में आपका जी कैसे लगता है? इतनी ही अवस्था में आपने वानप्रस्थ ले लिया। अब सूर्य प्रकाश लेखक से बात कर रहा है कि मैं आपके हर लेख को पढ़ता था। जब आप प्रिंसिपल बने या आप जो भी पत्रिकाओं में लिखते थे तो मैं सबको पढ़ता था। मैं नहीं कह सकता कि सूर्य प्रकाश की उन्नति देखकर मुझे कितना आश्चर्यचकित आनंद हुआ। अब जो लेखक हैं, जो शिक्षक थे, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता कि मुझे कितना आनंद हो रहा है आज ये देखकर। अगर वह मेरा पुत्र होता तो भी इससे अधिक आनंद न होता। मैं उसे अपने झोंपड़े में लाया और अपनी राम कहानी कह सुनाई। सूर्य प्रकाश ने कहा, तो कहिए कि अपने ही एक भाई के विश्वासघात के शिकार हुए। मेरा अनुभव तो बहुत कम है, मगर इतने ही दिनों में मुझे मालूम हो गया है कि हम लोग अभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते। मिनिस्टर साहब से भेंट हुई तो पूछूंगा कि क्या यही उनका धर्म था? मैंने जवाब दिया, भाई, उनका दोष नहीं। संभव है इस दशा में मैं भी वही करता जो उन्होंने किया। मुझे अपनी स्वार्थ लिप्सा की सज़ा मिल गई और उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। बनावट नहीं, सत्य कहता हूँ कि यहाँ मुझे जो शांति है वह और कहीं न थी। इस एकांत जीवन में मुझे जीवन के तत्वों का वह ज्ञान हुआ जो संपत्ति और अधिकार की दौड़ में किसी तरह संभव न था। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे यहाँ बहुत आनंद आता है एकांत में। इतिहास और भूगोल के पोथे चाटकर यूरोप के विद्यालयों की शरण जाकर भी मैं अपनी ममता को न मिटा सका, बल्कि यह रोग दिन दिन और असाध्य होता जाता था। मतलब वो कह रहे हैं मैं विदेश भी गया, लेकिन मुझे जो भूख थी अपने भारत की मिट्टी की, वो मैं मिटा नहीं पाया। आप सीढ़ियों पर पांव रखें बगैर छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। मतलब आप बिना सीढ़ी के छत तक नहीं पहुंच सकते। आप उन्हें कुचलकर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वहाँ सौजन्य और सहानुभूति का स्थान ही नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त मैं हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ था और मेरी सारी शक्तियाँ अपनी आत्मरक्षा में लगी रहती थीं। यहाँ मैं अपने चारों ओर संतोष और सरलता देखता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं कोई स्वार्थ लेकर नहीं आते और ना मेरी सेवाओं में प्रशंसा या गौरव की लालसा है। यह कहकर मैंने सूर्य प्रकाश के चेहरे की ओर गौर से देखा। कपट मुस्कान की जगह ग्लानि का रंग था। शायद यह दिखाने आया था कि आप जिसकी तरफ से इतने निराश हो गए थे वह अब इस पद को सुशोभित कर रहा है। वह मुझसे अपने सदयोग का बखान चाहता था। मुझे अब अपनी भूल मालूम हुई। एक संपन्न आदमी के सामने समृद्धि की निंदा उचित नहीं। मैंने तुरंत बात पलट कर कहा, मगर तुम अपना हाल तो कहो, तुम्हारी यह काया पलट कैसे हुई? तुम्हारी शरारतों को याद करता हूँ तो अब भी रोए खड़े हो जाते हैं। अब लेखक कह रहे हैं, जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारी जो शरारतें थीं, तो मेरे रोए आज भी खड़े हो जाते हैं। किसी देवता के वरदान के सिवा और कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद था। मेरे बहुत आग्रह करने पर सूर्य प्रकाश ने अपना वृत्तांत सुनाना शुरू किया। अब जब लेखक ने आग्रह किया तो उसने अपनी जो कहानी है वो बताना शुरू करी। आपके चले जाने के कई दिन बाद मेरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी। प्रिंसिपल साहब उसे हॉस्टल में न लेते थे और न मामा साहब उसके ठहरने का प्रबंध कर सकते थे। उन्हें संकट काल में देखकर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने इसे नियम विरुद्ध बताया। इस पर मैंने बिगड़कर उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया और एक किराए का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी। इतना दुबला पतला कमज़ोर और गरीब लड़का था कि पहले ही दिन से मुझे उस पर दया आने लगी। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी ज्वर हो जाता। आए दिन कोई न कोई बीमारी खड़ी रहती थी।
इधर सांझ हुई और उसे झपकियां आने लगी। बड़ी मुश्किल से भोजन करने उठता। दिन चढ़ते तक सोया करता और जब तक मैं गोद में उठाकर बैठा न देता उठने का नाम न लेता। रात को बहुधा चौंक कर मेरी चारपाई पर आ जाता और मेरे गले लिपट कर सोता। मुझे उस पर कभी क्रोध न आता, कह नहीं सकता क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं जहाँ पहले 9 बजे सोकर उठता था, अब तड़के तड़के मतलब सुबह ही उठ बैठता और उसके लिए दूध गर्म करता, फिर उसे उठाकर आँख मुँह धुलाता और नाश्ता कराता। उसके स्वास्थ्य के विचार से नित्य वायु सेवन को ले जाता। वायु सेवन मतलब घुमाने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं जो कभी किताब लेकर न बैठता था उसे घंटों पढ़ाया करता। मुझे अपने दायित्व का इतना ज्ञान कैसे हो गया, इसका मुझे आश्चर्य है। उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नखों में समा जाते। मतलब अगर उसे कोई परेशानी होती तो मुझे बहुत दुख होता। डॉक्टर के पास दौड़ता, दवाएं लाता और मोहन को खुशामद करके दवा पिलाता। उस बेचारे का यहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन था। मेरे चंचल मित्रों में से कोई उसे चिढ़ाता या छेड़ता तो मेरी त्योरियाँ बदल जाती। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता अगर वो कोई कुछ उससे कहता था। कई लड़के मुझे बूढ़ी दादी कहकर चिढ़ाते पर मैं हंसकर टाल देता था। मैंने उसके सामने एक अनुचित शब्द मुँह से नहीं निकाला। यह शंका होती थी कि कहीं मेरी देखा देखी यह भी खराब न हो जाए। मैं उसके सामने इस तरह रहना चाहता था कि मुझे अपना आदर समझे और इसके लिए यह मानी हुई बात थी कि मैं अपना चरित्र सुधारूं। मतलब वो कह रहा है कि मैं अपने आप को सुधारना चाहता था, तभी तो मैं उसे शिक्षा दे सकता था कि वो भी एक अच्छा इंसान बने। जो उसका ममेरा भाई था, वह मेरा 9 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक मटर गश्ती करना, नई नई शरारतों के मंसूबे बांधना और अध्यापकों की आंख बचाकर स्कूल से उड़ जाना, सब आप ही आप जाता रहा। मतलब सारी चीज़ें मेरी छूट गई थी। स्वास्थ्य और चरित्र पालन के सिद्धांतों का मैं शत्रु था, पर अब मुझसे बढ़कर उन नियमों का रक्षक दूसरा न था। मैं ईश्वर का उपहास किया करता था, मतलब मैं भगवान को नहीं मानता था, मगर अब पक्का आस्तिक हो गया था। मैं अब ईश्वर को मानने लग गया था। ये कौन सुना रहा है कहानी अपनी? सूर्य प्रकाश। वो बड़े सरल भाव से पूछता, परमात्मा सब जगह रहते हैं तो मेरे साथ भी रहते होंगे? इस प्रश्न का मजाक उड़ाना मेरे लिए असंभव था। मैं कहता, हाँ, परमात्मा तुम्हारे हमारे सबके पास रहते और हमारी रक्षा करते। यह आश्वासन पाकर उसका चेहरा आनंद से खिल उठता था। कदाचित वह परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने लगता था। साल ही भर में मोहन कुछ से कुछ हो गया। मामा साहब 2 बार आए तो उसे देखकर चकित रह गए। आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा तुमने इसको जिला दिया, मतलब जिंदा कर दिया इसे, नहीं तो मैं निराश हो चुका था। इसकी पुनीत फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसकी माँ स्वर्ग में बैठी हुई आशीर्वाद दे रही है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये तो मरा सा था और तुमने इसे जिंदा कर दिया और इसकी माँ स्वर्ग में बैठी हुई आपको आशीर्वाद दे रही होगी। सूर्य प्रकाश की आंखें उस वक्त भी सजल हो गई थीं। मैंने पूछा, मोहन तुम्हें बहुत प्यार करता होगा? अब लेखक पूछ रहे हैं कि जो उनका मामा का बेटा मोहन था वो बहुत प्यार करता होगा तुम्हें। सूर्य प्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनंद चमक उठा। बोला, वह मुझे एक मिनट के लिए भी न छोड़ता था। मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता, साथ सोता। मैं ही उसका सब कुछ था। आज वह संसार में नहीं है, मतलब वो मर चुका है बच्चा, मगर मेरे लिए वह अब भी उसी तरह जीता जागता है। मैं जो कुछ हूँ उसी का बनाया हुआ हूँ। अगर वह देवी विधान की भांति मेरा पथ प्रदर्शक न बन जाता तो शायद आज मैं किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने कह दिया, अगर तुम रोज नहा लिया करोगे तो मैं तुमसे न बोलूँगा। नहाने से वह न जाने क्यों जी चुराता था। मेरी धमकी का फल यह हुआ कि वह नित्य प्रातःकाल नहाने लगा। कितनी ही सर्दी क्यों न हो, कितनी ही ठंडी हवा चले, लेकिन वह स्नान अवश्य करता था। देखता रहता था मैं किस बात से खुश होता हूँ। एक दिन
मैं कई मित्रों के साथ थिएटर देखने चला गया। ताकीद कर गया कि तुम खाना खाकर सो जाना, मतलब उससे मैं बोल के चला गया कि तुम खाना खा लेना, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। 3 बजे रात को लौटा तो देखा वो बैठा हुआ है। मैंने पूछा, तुम सोए नहीं? बोला, नींद नहीं आई। उसी दिन से मैंने थिएटर जाने का नाम न लिया। बच्चों में प्यार की जो भूख होती है, दूध, मिठाई और खिलौने से भी ज़्यादा मादक, जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवाह नहीं करती। मोहन की वह भूख कभी संतुष्ट न होती थी। पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज़ की तरह वह सदैव उसकी नसों में गूंजा करती थी। मैंने भूमि पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे चिपट जाती है, वही हाल मोहन का था। वह मुझसे ऐसा चिपट गया था कि पृथक किया जाता तो उसकी कोमल बेली के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह मेरे साथ 3 साल रहा और तब जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर अंधकार में विलीन हो गया। उस जीर्ण काया में कैसे कैसे अरमान भरे हुए थे। कदाचित ईश्वर ने मेरे जीवन में एक अवलंबन की सृष्टि करने के लिए उसे भेजा था। उद्देश्य पूरा हो गया तो वह क्यों रहता। मतलब लेखक उसके साथ, सूर्य प्रकाश के साथ जो उसके मामा का बेटा था, वो 3 साल तक रहा। गर्मियों की तातील थी। 2 तातीलों में मोहन मेरे ही साथ रहा था। मामा जी के आग्रह करने पर भी घर न गया। मतलब जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उनमें मोहन अपने घर नहीं गया। अब की कॉलेज के छात्रों ने कश्मीर यात्रा करने का निश्चय किया और मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। अब सूर्य प्रकाश बता रहा है, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्होंने एक कश्मीर यात्रा करने का निश्चय किया और सूर्य प्रकाश को अध्यक्ष बना दिया। कश्मीर यात्रा की अभिलाषा मुझे चिरकाल से थी। इस अवसर को गनीमत समझा। मोहन को मामा जी के पास भेजकर मैं कश्मीर चला गया। 2 महीने के बाद लौटा तो मालूम हुआ कि मोहन बीमार है। कश्मीर से मुझे बार बार मोहन की याद आती थी और जी चाहता था लौट आऊं। मुझे उस पर इतना प्रेम है, इसका अंदाज़ा मुझे कश्मीर में लगा। लेकिन मित्रों ने पीछा न छोड़ा। उसकी बीमारी की खबर पाते ही मैं अधीर हो उठा और दूसरे ही दिन उसके पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उसके पीले और सूखे हुए चेहरे पर आनंद की स्फूर्ति झलक पड़ी। मैं दौड़कर उसके गले से लिपट गया। उसकी आंखों में वह दूरदृष्टि और चेहरे पर वह अलौकिक आभा थी जो मडराती हुई मृत्यु की सूचना देती है। मैंने आवेश से कांपते हुए स्वर से पूछा, यह तुम्हारी क्या दशा है मोहन? 2 महीने में यह नौबत पहुंच गई। मोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आप कश्मीर की सैर करने गए थे, मैं आकाश की सैर करने जा रहा हूँ। मगर यह दुख कहानी कहकर मैं रोना और रुलाना नहीं चाहता। मेरे चले जाने के बाद मोहन इतना परिश्रम से पढ़ने लगा मानो तपस्या कर रहा हूँ। उसे यह धुन सवार हो गई कि साल भर की पढ़ाई 2 महीने में समाप्त कर ले। मतलब वो चाहता था जो 1 साल में पढ़ाई होती है वो 2 महीने में ही पूरी कर ले और स्कूल खुलने के बाद मुझसे इस श्रम का प्रशंसा रूपी उपहार प्राप्त करे। श्रम मतलब मेहनत। मैं किस तरह उसकी पीठ ठोकूंगा, शाबाशी दूंगा, अपने मित्रों से बखान करूंगा। इन भावनाओं ने अपने सारे बालोचित उत्साह और तल्लीनता के साथ उसे बसीभूत कर लिया। मामा जी को दफ्तर के कामों से इतना अवकाश कहाँ कि उसके मनोरंजन का ध्यान रखें। शायद उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते देखकर वह दिल में खुश होते थे। उसे खेलते न देखकर भला क्या कहते। फल यह हुआ कि मोहन को हल्का हल्का ज्वर आने लगा। ज्वर मतलब बुखार। किंतु उस दशा में भी वह कुछ हल्का हो जाता तो किताब देखने लगता था। उसके प्राण मुझ में ही बने रहते थे। ज्वर की दशा में भी नौकरों से पूछता, भैया का पत्र आया, वह कब आएंगे? इसके सिवा और कोई दूसरी अभिलाषा न थी।
अगर मुझे मालूम होता कि मेरी कश्मीर यात्रा इतनी महंगी पड़ेगी तो उधर जाने का नाम न लेता। अब जो सूर्य प्रकाश है वो कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद यह इतना बीमार हो जाएगा तो मैं वहाँ कभी न जाता। उसे बचाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने सब किया, किंतु बुखार टाइफाइड था, उसकी जान लेकर ही उतरा। उसके जीवन का स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषि का आशीर्वाद बनकर मुझे प्रोत्साहित करने लगा, और यह उसी का शुभ फल है कि आज आप मुझे इस दशा में देख रहे हैं। मोहन की बाल अभिलाषाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाकर मुझे यह संतोष होता है कि शायद उसकी पवित्र आत्मा मुझे देखकर प्रसन्न होती हो। यही प्रेरणा थी कि जिसने कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगाया। नहीं तो मैं आज भी वही मंदबुद्धि सूर्य प्रकाश हूँ जिसकी सूरत से आप चिढ़ते थे। सूर्य प्रकाश ने सारी कहानी लेखक को बताई। उसे अपने जो मामा का लड़का था मोहन, उससे प्रेरणा मिली और उसने इतनी मेहनत करी कि वो इतने अच्छी पद पर पहुंच गया। धन्यवाद।